हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय लेकर आया हूं आधार जेई सीरीज का आखिरी लेक्चर और वेक्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज लेक्चर नंबर 9। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, टेंसर क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कैसे स्केलर और टेंसर क्वांटिटीज से डिफरेंट होती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी। और फिर सबसे बड़ा चैलेंज आया हमारे सामने कि अगर हमको दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था और उसके हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए थे। फिर पैरेललोग्राम लॉ में देखा ये कि अरे भाई, पैरेललोग्राम में क्या कर रहे हो कि आप दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स को ट्रीट कर रहे हो दो साइड्स की तरह। फिर हमने सोचा कि क्या कुछ और बन सकता है क्या, तो हमने उन्हीं दो वेक्टर से एक और ज्योमेट्री बनाई जिसका नाम रखा ट्रायंगल, और फिर हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ। तो देखा पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ का जो रिजल्ट है वो एकदम आइडेंटिकल है, और ऑब्वियस सी बात है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर एक और कहानी पता चली समय के साथ कि अगर अपने पास दो से अधिक वेक्टर्स हो जाएं तो हम क्या करेंगे। अगर अपने पास तीन वेक्टर्स आ जाएं, चार वेक्टर्स हो जाएं, पांच वेक्टर्स हो जाएं और फिर उनको ऐड करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने पढ़ा पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो बस लॉ मात्र है। और अगर आपको दो तीन चार वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता है तो हमने उसके लिए सीखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कि मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स या बहुत सारे फोर्सेस की बात हम कर रहे थे लास्ट वाली क्लास में, बहुत सारे वेक्टर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, इन द फॉर्म ऑफ द साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स, एंड दैट टॉपिक इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक था वो, रिजोल्यूशन भी हम लोगों ने पढ़ा था। और रिजोल्यूशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे जिसमें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से अधिक फोर्सेस लग रहे थे। ठीक है, अभी हम उन्हीं को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ को रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पहले उसको रिव्यू करेंगे, फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में कैसे वेक्टर्स को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का जो 3D कंपोनेंट है, थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, जिनको डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से जाना जाता है। एंड द लास्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, भैया दो वेक्टर क्वांटिटीज है, उनको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप उनको नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्शन का भी ध्यान देना होगा। तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बताया गया। ये सब आज के लेक्चर में हम बहुत बढ़िया से, बहुत आराम से और बहुत डिसेंटली पढ़कर ये पूरी आधार सीरीज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लेक्चर को रिव्यू करते हैं, फिर बाकी का ज्ञान लेक्चर के साथ। ठीक है, चलिए सर। रिव्यू करने में क्या था कि अगर अपने पास दो साइड्स हैं, एक साइड अपने पास ये रही और एक साइड अपने पास ये रही, इसको हमने कहा कि ये मेरा ए वेक्टर है, इसको मैंने कहा कि ये मेरा बी वेक्टर है, तो इनके बीच से जो पास करेगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ये एंगल आपको निकालना होगा अल्फा और ये रिजल्टेंट वेक्टर का निकालना होगा मैग्नीट्यूड। प्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब जब आप रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करने जाओगे तो दो चीजें कैलकुलेट करोगे, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है भाई साहब डायरेक्शन। ठीक है, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैंने आपको एक कहानी समझाई थी कि अगर एक वेक्टर को अपन एक एरो से प्रेजेंट कर रहे हैं तो इस एरो का जो रॉड होता है ये प्रेजेंट करता है, इस रॉड की लेंथ प्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड और टिप जो है ये प्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ठीक है, और किसी वेक्टर क्वांटिटी में दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना ही है उतना ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट तभी होगी जब उसके पास उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का ज्ञान आपको होगा। ठीक है, चलिए सर। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट किया जाता है आर वेक्टर का मॉड, या मैथमेटिकली इसको सिंपल लिख दिया जाता है आर। ठीक है, और क्या पढ़ा था भाई, डायरेक्शन अपन दो जगह से निकाल सकते हैं, एक ए से निकाल सकते हैं अल्फा करके और एक बी से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं भाई बीटा, दोनों निकाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको दोनों निकालने का तरीका बता दूंगा और दोनों के फॉर्मूले कैसे याद रखे जाएंगे वो भी आपको मैं बता दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है, चलिए सर अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
ये फॉर्मूला जो था ये था लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ दिस डायगोनल। और इस डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए हमने मदद ली थी किसकी? हमने मदद ली थी राइट एंगल ट्रायंगल की और पाइथागोरस थ्योरम की, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। ठीक है, चलिए सर। अच्छा, जब हमको डायरेक्शन निकालना था तो हमने लिखा था tan अल्फा, और भाई एक लाइन खींची थी तो हमने कहा था, देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं याद दिला रहा हूं, आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कि tan अल्फा लिखते समय हमको क्या ध्यान देना है कि देखो ये अल्फा जो दो गिवन वेक्टर थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसमें से किससे जुड़ा हुआ है। तो मुझे दिखा कि ये ए से जुड़ा हुआ है तो उसके मैग्नीट्यूड को एज इट इज यहां लिख दिया, बचा बी। अब बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा साइन और एक होगा कॉस। ठीक है, तो भाई अपन पढ़ते हैं तो भाई सबसे पहले क्या आता है? साइन आता है। तो हम क्या करें, याद रखने के लिए सिंपल याद रख लें कि बी का साइन थीटा जो होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा और बी का जो कॉस थीटा जाएगा वो कहां जाएगा? वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ये सिंपल टेक्निक है याद रखने की, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अगर आप गलती से भूल जाते हैं तो। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां से निकालना हो बीटा तो आप क्या करोगे भाई? सिंपल tan बीटा लिखो, एक सीधी सी लाइन खींचो और देखो बीटा जुड़ा किससे है। बीटा ए से जुड़ा है कि बी से जुड़ा है? तो मुझे दिखा कि बीटा बी से जुड़ा हुआ है, बी को एज इट इज लिख दिया। बचा ए के दो कंपोनेंट, एक साइन और एक कॉस। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय क्या पहले आता है? तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय पहले साइन आता है, तो ऊपर अपन लिख देंगे ए साइन थीटा और प्लस नीचे क्या लिख देंगे? ए कॉस थीटा। ये तरीका है याद रखने का और डेरिवेशन तो हम लोगों ने इसकी कर ही ली थी। ठीक है, चले सर आगे बढ़े। अब एक और बात देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं अपनी बेसिक बात का कि अगर एक बॉडी के ऊपर दो से अधिक वेक्टर क्वांटिटीज लग रही हैं या कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दो से अधिक लग रही है और फिर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। लास्ट वाली क्लास में भी पढ़ा था, फिर भी मैं अभी आपको रिव्यू करा दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहां एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, जो इस एक्सिस से, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, जो यहां से 37 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। ठीक है, और इधर आपके पास एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ठीक, और इधर आपके पास एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं यहां पर एक फोर्स लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं 30√2 न्यूटन। ठीक है, और ये एंगल आपको दे दिया गया 45 डिग्री। चलिए ठीक है सर, अब एक और फोर्स लगा दीजिए, एक फोर्स यहां पर लगा देते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है और 20 न्यूटन, जो यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो भाई बताइए कि रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा और कितना आएगा। मतलब अब आपको इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, उस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी निकालना है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है सर? उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है कि ये इतने सारे वेक्टर्स हैं, इन सारे वेक्टर्स में अपने पास पैरेललोग्राम लॉ लगाना और ट्रायंगल लॉ लगाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जब हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं तो वहां हमारे पास दो ही वेक्टर्स होते हैं और वो दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं? बिहेव्स लाइक द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहां पर इतने सारे वेक्टर्स हैं तो इन सारे वेक्टर्स को एक साथ पैरेललोग्राम की साइड में तो बनाया नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे? हम इनको कन्वर्ट करेंगे पैरेललोग्राम की टू साइड्स में विद द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और क्या पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में भाई? कि अगर अपने पास एक एक्स एक्सिस है, अपने पास इधर वाई एक्सिस है और कोई वेक्टर क्वांटिटी है अपनी, ये अपने पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए और वो यहां से एंगल बना रही है थीटा, तो इस ए वेक्टर का जो कंपोनेंट इधर आएगा जिससे थीटा जुड़ा है, उधर जो कंपोनेंट आएगा वो होगा ए कॉस थीटा और ऊपर जो कंपोनेंट जाएगा वो होगा आपके पास ए साइन थीटा। जिससे थीटा जुड़ा है उधर कॉस जाएगा, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर साइन जाएगा। अगर मैं इस वाले एंगल को मान लीजिए कुछ भी लिख देता, मान लीजिए इस वाले एंगल को अगर अल्फा लिख देता, तो इसका जो कंपोनेंट इधर आता वो क्या आता? वो आ जाता आपके पास ए कॉस अल्फा और जो कंपोनेंट इधर आ जाता वो क्या हो जाता? ए साइन अल्फा। अब क्या हुआ कि ये एक वेक्टर था, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, तो अब ये जो दोनों पार्ट हैं, दीज टू पार्ट्स कैन बिहेव लाइक द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए सर आइए देखते हैं। तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो देखिए ये आपके पास 50 न्यूटन है, इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आपके पास हो जाएगा, एक तो 20 न्यूटन ऑलरेडी है और इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आपके पास हो जाएगा 50 cos 37। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या जाएगा? जो कंपोनेंट इधर जाएगा ये क्या जाएगा? ये आपके पास जाएगा 50 sin 37। क्लियर है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अब इस
30√2 न्यूटन को अगर मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा तो देखो कैसे तोड़ूंगा भाई। इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 30√2 sin 45, ठीक है। और जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा 30√2 cos 45, ठीक है। चलिए सर सेम एज इधर इस 20 की भी बात करेंगे। इस 20 को भी दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आपके पास आएगा 20 cos 30 और जो कंपोनेंट इधर जाएगा ये होगा 20 sin 30, ठीक है। चलिए सर, तो अब अगर इसको देखा जाए तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि ये प्योर x और प्योर y के फॉर्म में सारे के सारे वेक्टर्स आ गए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका बेसिक सा मतलब है कि इधर जो टोटल फोर्स लग रहा है, इस साइड जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 ये 50 cos 37 की वैल्यू 4/5 हो जाएगी और ये आपके पास 40 हो जाएगा। तो 20 + 40 प्लस देखो 20 sin 30 की वैल्यू हो जाती है आपके पास 1/2 और ये आपके पास हो गया 10। और इधर की तरफ लग गया कितना, इधर की लग गया, इधर की तरफ 30√2 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 से √2 कट जाएगा तो यहां आपको मिल जाएगा 30, ठीक है भाई। चलिए, तो मैं अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट हूं, थोड़ा सा समझदार हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इसको इधर लेके जाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा -30, ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे क्या लग रहा है, 20 cos 30। अगर 20 cos 30 की बात करेंगे तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 10√3 के, क्योंकि cos 30 की वैल्यू बराबर होती है √3/2 के, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 10√3। अब समझना, ऊपर लग रहा है 50 sin 37, 30√2 cos 45 और यहां 10√3, तो भाई ऑब्वियसली ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो रिजल्टेंट आपका इधर ही आएगा। और कितना आएगा यार, देखो कितना आएगा, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये हो गया आपके पास 30। और भाई ये 30√2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये भी हो गया आपके पास 30। और ये 10√3 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -10√3, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास दो वेक्टर्स हो गए, एक वेक्टर हो गया a और इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 40। 40 में से 30 जाएगा तो 10, 10 20 और 20 40। और ये जो b वेक्टर है, ये जो हमारा b वेक्टर है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई अपने पास 60, अरे 30 30 60, 60 -10√3, ठीक है। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट, तो मुझे दिख रहा है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है भाई। सिंपल सी बात है, मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं और एक लाइन मैं यहां से ड्रॉ करूं, तो जो रिजल्टेंट बनेगा, देखो ये जो बनेगा ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आर वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था। तो मैं सिंपल आर इक्वल्स टू लिख सकता हूं क्या भाई, आर इक्वल्स टू लिख सकता हूं a² + b², कोई खास बात नहीं है। कैसे लिख पाया, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, a² + b² + 2ab cos थीटा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। अच्छा, वो रिजल्ट हमने कहां से निकाला था, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। तो यहां हमको डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, तो ऑब्वियसली इसी रॉड की तो लेंथ निकालनी है, वही तो मैग्नीट्यूड होगा। तो रॉड की लेंथ कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो, खत्म बात, वही कर दिया। अच्छा, इसका डायरेक्शन निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है, तो tan अल्फा लिखना है, तो tan अल्फा हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, b, दैट इज इक्वल टू 60 -10√3 और ये वैल्यू हो गई आपके पास 40, तो tan अल्फा हो जाएगा आपके पास b/a। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। ये आपके पास बेसिक तरीका हो गया कि अगर एक बॉडी के ऊपर दो से अधिक वेक्टर क्वांटिटीज, सेम वेक्टर क्वांटिटी दो से अधिक लग रही है, अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तब तो भाई तब तो वेक्टर एडिशन लगेगा ही ना। आप ऐड या सब्ट्रैक्ट दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही कर सकते हैं। अगर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो गई तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करा जा सकता। मतलब एक्सेलरेशन में आप वेलोसिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए। इसको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बहुत बढ़िया से एग्जांपल देकर समझाया, ठीक है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, ये तो हो गया अपने पास, ये तो हो गया अपने पास वेक्टर एडिशन की बेसिक बात, ठीक है। अब इसी वेक्टर एडिशन का एक एप्लीकेशन है जिसको बोला जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में कोई खास बात नहीं होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक रिजल्टेंट वेक्टर है और ये बराबर है a वेक्टर माइनस b वेक्टर के, तो इसी को तो बोला जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। समझो, अब मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर आपको इसका फील आ गया तो आप कभी भी सब्ट्रैक्शन में परेशान होने वाले नहीं हो। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये a वेक्टर है और मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये b वेक्टर है, तो -b वेक्टर क्या होगा, समझना।
ये जो बी वेक्टर है ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है। तो जब हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो समझो क्या करते हैं, जब हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हम क्या करते हैं भाई, ये अपने पास ए वेक्टर होता है और ये अपने पास बी वेक्टर होता है, और क्या करते हैं भाई, और क्या करते हैं भाई, हम इनको ऐड कर देते हैं बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज आर वेक्टर। ठीक है, यही करते हैं अभी तक। लेकिन आपको चाहिए क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको समझिए तो मैं इस वेक्टर को क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर का मतलब है कि जो गिवन बी वेक्टर है, जो गिवन बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को जस्ट 180 डिग्री रिवर्स कर दो तो वो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, ये अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर था, ये किसके बराबर था, ये बराबर था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। रिजल्टेंट बराबर था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, तो भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो बी वेक्टर का अगर यहां रिवर्स कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर विल बिहेव लाइक द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम या टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, डिपेंडिंग अपॉन कि ये सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब इनका टेल टू टेल मीट कर रहा है, या फिर एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल है। ठीक है, चलिए सर, तो अब हमने कहा ओके कोई खास बात नहीं है, चलिए इसको भी कर ही लेते हैं सर। तो क्या हुआ, ये अपने पास एक साइड हो गया और ये अपने पास इसके पैरेलल दूसरी साइड हो गई। तो अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर वो कहीं यहां आएगा एंड दैट इज आर वेक्टर, और इस आर वेक्टर का जो प्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखो भाई, अब आपके पास लिखा हुआ है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसका पूरा फील ले, पूरा फील लेने का मतलब है कि इस वेक्टर का आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करना है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो देखो फील करो भाई कि ये तुम्हारा ए वेक्टर था, ये तुम्हारा बी वेक्टर था, और यहां एंगल कितना था, थीटा था। मतलब यहां पर जो अपना एंगल है ये कितना है, ये एंगल हमारा थीटा है। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल होगा, क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब जब आप रिजल्टेंट वेक्टर लिखोगे तो आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चे के दिमाग में ख्याल आता है सर ये प्लस बी स्क्वायर है कि माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ध्यान दीजिएगा यहां अपन माइनस बी का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, यहां पे अपन प्लस बी का ही स्क्वायर कर रहे हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन का बस इतना ही मतलब होता है कि आपने बस इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अलग है, और मैग्नीट्यूड के पहले अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो उसका बेसिक सा मतलब यह है कि वेक्टर की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है, अगर वो प्लस एक्स है तो माइनस लगने का मतलब है कि यू आर कंसीडरिंग द डायरेक्शन दैट इज इन माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, और फिर उसके बाद एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स के बीच का, दैट इज 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो आपके मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये आपका पूरा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बट अगर रियलिटी में तुम समझो ना तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ है नहीं, इट इज जस्ट अ वेक्टर एडिशन। आपने क्या करना है कि जब वेक्टर को माइनस करना है तो जो भी गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को पलट दो, आपका गेम ऑन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से वही बात, tan अल्फा। क्या सिखाया था मैंने कि एक सीधी लाइन खींचो और देखो अल्फा किससे निकालना है। अगर अपन अल्फा ए से निकाल रहे हैं, अल्फा ए से निकाल रहे हैं, तो ए को एज इट इज हम यहां लिख देंगे। बचा क्या, बचा बी। बी के कितने कंपोनेंट, दो, एक साइन और एक कॉस, याद रखिएगा। तो भैया यहां माइनस बी मत लिखना, यहां प्लस बी ही लिखना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के पहले अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका बेसिक सा मतलब यह है कि द डायरेक्शन दैट यू हैड कंसीडर्ड वो रेफरेंस के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमने लिख दिया बी साइन। भाई ऊपर अपने पास साइन जाता है, नीचे कॉस जाता है, तो बी साइन 180 माइनस थीटा। एंगल कितना था ए और बी के बीच का, ए और माइनस बी के बीच का, दैट इज 180 माइनस थीटा। ठीक है, प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो अगर आप इसको रिजल्ट की तरह फील करोगे तो साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अपन लिखते हैं ऑल स्कूल टू सिनेमा। और जब ऑल स्कूल टू सिनेमा की बात करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस हमारे पॉजिटिव होते हैं।
साइन पॉजिटिव, साइन और कोसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं और कॉस हमारा नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा। ठीक है, इसी को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बोल के अलग से पढ़ाया, बताया, समझाया जाता है। जो ऐसा कुछ है नहीं, जो तुम पढ़े हो, जब माइनस बी वेक्टर कर रहे हो तो जो गिवन वेक्टर था उसकी डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दो, गेम ओवर। ठीक है, इतना ही कर लिया, अपना आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पूरा लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अब धीरे धीरे अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हमारी कहानी अब कहां जा रही है? अब हमारी कहानी जा रही है भाई यूनिट वेक्टर एंड इट्स प्रेजेंटेशन। यूनिट वेक्टर एंड इट्स प्रेजेंटेशन का क्या सीन है? जब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की, तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट से मुझे क्लियर हो रहा है, इस यूनिट वर्ड से क्लियर हो रहा है कि मतलब वन। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो? मैग्नीट्यूड क्या हो? मैग्नीट्यूड हो जाए 1 और डायरेक्शन स्पेसिफिक हो। डायरेक्शन स्पेसिफिक हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो भाई ऐसे वेक्टर्स को अपन बोलते हैं, ऐसे वेक्टर्स को अपन बोलते हैं क्या भाई? ऐसे वेक्टर्स को अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो यूनिट वेक्टर का क्या रोल होता है यार? यूनिट वेक्टर का क्या रोल होता है उसको समझते हैं। तो यूनिट वेक्टर को पहले देख लो प्रेजेंट कैसे करते हैं। ये ए के ऊपर कैप लगा दो। जैसे अगर अपने पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर और मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो भाई इसका यूनिट वेक्टर का जो प्रेजेंटेशन होगा वो होगा ए कैप। ठीक है, अब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान देना होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन किसका? प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, चलिए भाई, अब जैसे मैं आपको एक कोऑर्डिनेट दे दूं 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो आपको इसे देखकर क्या फील हो रहा है कि ये कोई कोऑर्डिनेट है जो ओरिजिन से, जिसमें x में वैल्यू 1 है, y में वैल्यू 2 है और z में वैल्यू 3 है। ठीक है, ये एक किसी अपने पास कोई 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और भाई उसमें अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 को जब हम प्रेजेंट करने चलेंगे तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखो, ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और जो आपका जेड एक्सिस होगा उसको थोड़ा समझना कि ये जेड एक्सिस आपका होगा कहीं बाहर की तरफ ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये बाहर वाली कोई एक्सिस हो गई जेड एक्सिस, जिसको ऐसे बना दिया जाता है, इधर बना दिया जाता है ऐसे खींच के। ये आपकी जो एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस कौन सी है? ये आपकी जेड एक्सिस है जो कहीं अंदर ऐसे जा रही। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये बाहर वाली एक्सिस z हो गई। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपने कोई कोऑर्डिनेट मार्क किया 1, 2, 3, तो ओरिजिन से इस कोऑर्डिनेट को जोड़ने वाली जो लाइन है, इसका अपना मैग्नीट्यूड भी है और इसकी अपनी डायरेक्शन भी है, और इसको प्रेजेंट किया जाता है r वेक्टर से, और ये r वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। तो देखो, अब अगर मुझे वेक्टर्स के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे प्रेजेंट करूं? तो एक स्पेसिफिक नोटेशन बनाया गया, और वो क्या बनाया गया? वो कहा गया कि एक्स एक्सिस को जब आप यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे आई कैप। ठीक है, वाई एक्सिस वाले को लिखोगे जे कैप, और जेड एक्सिस वाले को लिखोगे क्या भाई? जेड एक्सिस वाले को लिखोगे के कैप। इसका सिंपल सा फंडा है भाई। अच्छा, आई जे के ही क्यों लिखा गया? सर ये बस एक स्टैंडर्ड मात्र है, यही ग्लोबली यूज हो रहा है, इसी वजह से हमने यहां आई कैप लिखा, यहां जे कैप लिखा, यहां के कैप लिखा। कैप लिखने का मतलब है कि ये वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जिसका मैग्नीट्यूड है 1। आई कैप का मतलब है कि ये ऐसे वेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहा है जो एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं। वाई के साथ जे कैप लगने का मतलब है कि ये ऐसे वेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहा है जो कहां लग रहे हैं? जो वाई एक्सिस में लग रहे हैं। और के कैप होने का मतलब है कि ये ऐसे वेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहा है जो कहां लग रहे हैं? जो जेड एक्सिस में लग रहे हैं। तो देखो, ये तुम्हारे पास थी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारे पास थी वाई एक्सिस, और ये तुम्हारे पास थी जेड एक्सिस। ठीक है, तो जैसे ही तुम वेक्टर्स में आओगे, अब वाई जे के को, वाई एक्स वाई जेड को भूलकर अब तुम याद रखोगे क्या भाई? अब तुम याद रखोगे आई कैप, जे कैप और के कैप। ये यूनिट वेक्टर्स हैं। बहुत बढ़िया से, बहुत आराम से फील करना। अब मैं यहां पर एक कोई पॉइंट बना लूं, मान लो मैंने ये पॉइंट कहा x1, y1 और z1। ठीक है, तो इस लाइन को ओरिजिन से जोड़ने वाली, इस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ ऐसे होगी।
इसको मैंने कहा R1 वेक्टर। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरा पॉइंट मार्क किया यहां पर, दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे मार्क किया और मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे, क्या लिखे, इसके कोऑर्डिनेट लिखे x2, y2 और z2। जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं समझेंगे तब तक आपको यूनिट वेक्टर्स का सही फील नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो जो दूसरी पोजीशन थी इसको मैंने मार्क कर दिया भाई, इसको मैंने मार्क कर दिया R2 वेक्टर से, ठीक है। तो जब मैं R1 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x1 कौन सी एक्सिस में है, x एक्सिस में है, और x एक्सिस को प्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप। अगर मैं इस i कैप को x में मल्टीप्लाई करा दूं, x1 में मल्टीप्लाई करा दूं, तो मुझे सिंपल सी बात पता चल जाएगी कि x1 जो है वो मेरा x एक्सिस में है, ठीक है। और y1 जो है मेरा प्लस y ऑफ j कैप लिख दूं, y1 ऑफ j कैप लिख दूं, ये मेरा y1 जो है ये कौन सी एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है, ठीक है। और भाई अगर आप बात करें z1 ऑफ k कैप, तो मतलब z1 जो है वो कौन सी एक्सिस में है, वो z एक्सिस में है। तो ये हो गया अब आपका पोजीशन वेक्टर। और एप्लीकेशन देखो किसका, एप्लीकेशन देखो यूनिट वेक्टर का। क्या है भाई, यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन क्या है कि x1 जो मैग्नीट्यूड था उसमें मैंने जैसे ही i कैप से मल्टीप्लाई करा, मुझे पता चल गया कि x1 वाली वैल्यू मेरी कौन सी एक्सिस में है, x एक्सिस में, ठीक है। y1 के साथ जैसे ही मैंने j कैप मल्टीप्लाई करा, मुझे पता चल गया कि मेरा y1 कौन सी एक्सिस में है, मेरा y1 जो है वो y एक्सिस में है। और मेरे z1 के साथ जैसे ही मैंने k कैप मल्टीप्लाई करा, इट गिव्स द सेंस दैट द z इज लाइंग इन द z एक्सिस, z1 इज लाइंग इन द z एक्सिस। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। देखो भाई, तो यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और वो जिस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है वो उसको क्या कर रहा है, उसको अपनी डायरेक्शन दे रहा है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं 1 का, जैसे अपने पास कोऑर्डिनेट था 1, 2, 3, तो 1 कैसी क्वांटिटी है, 1 एक नंबर है ना, और नंबर एक स्केलर होता है। लेकिन जैसे इसमें आई कैप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ये पता चल जा रहा है कि 1 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है जो कहां लाई कर रहा है, जो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है। अरे क्लियर, ये बात समझ आ रही। और 2 एक अपने पास क्या है, 2 अपने पास क्या है, 2 अपने पास एक स्केलर नंबर है। लेकिन जैसे इसमें j कैप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ये क्या दे रहा है, ये एक सेंस दे रहा है कि 2 कैप एक वेक्टर है जो कौन से एक्सिस में है, जो कौन से एक्सिस में है, जो y एक्सिस में है। और 3 के साथ जैसे ही आप k कैप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, पता चल जा रहा है कि 3 k कैप कौन से एक्सिस में है, z एक्सिस में। और इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को ऐड करके हमको एक वेक्टर मिल रहा है, दैट इज R1 वेक्टर। और वो पोजीशन स्पेसिफाई कर रहा है किसका, 1, 2, 3 का, या आप कह लीजिए x1, y1, z1 का, ठीक है। चले कहानी को और आगे बढ़ाएं। ये अपने पास हो गया R1 वेक्टर। अब जब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो कैसे निकालूंगा, तो यूनिट वेक्टर निकालने का भाई R1 कैप का जब लिखना है, तो इसको R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसको R कैप से प्रेजेंट करते हैं। और ये R कैप जो होगा, ये बराबर होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर, R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। मॉड ऑफ R वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। अब फील करना, अब यहां से दमदार उड़ता हुआ कॉन्सेप्ट आएगा। अगर इसको दिमाग में सेट कर ले गए तो तुम्हारा काम बन जाएगा भाई। R वेक्टर जो था, या R1 वेक्टर जो था, वो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर हमको R1 कैप निकालना है तो R1 कैप इक्वल्स टू लिख देंगे R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 ऑफ i कैप प्लस y1 ऑफ j कैप प्लस z1 ऑफ k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब अब आपको इस रॉड की लेंथ निकालनी है। तो भाई किसी भी स्ट्रेट लाइन की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूला होता है। और डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x1 ये कोऑर्डिनेट है आपके पास 0, 0, 0। मैग्नीट्यूड का मतलब है रॉड की लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो मतलब अंडर रूट ऑफ अपन क्या लिख लेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ठीक है। सेम एज अगर मुझे R2 वेक्टर लिखना हो तो मैं R2 वेक्टर को क्या लिखूंगा, तो मैं R2 वेक्टर को लिखूंगा भाई, x2 वैल्यू जो थी वो x एक्सिस में थी, y2 वैल्यू जो थी वो y एक्सिस में थी, और z2 वैल्यू जो थी वो z एक्सिस में थी। तो देखो i कैप, j कैप और k कैप से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे अगर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल R2 वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको मैं सिंपल लिखूंगा R2 वेक्टर, ठीक है। इसका जो भी मैग्नीट्यूड है अगर आप उससे डिवाइड कर दोगे भाई, जैसे मेरा मैग्नीट्यूड 10 है और मुझे 10 से डिवाइड कर दोगे तो मैं 1 के बराबर हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, तो सिंपल सी बात है, हो जाओगे यार। तो देखो
इसके जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात समझना, ये रॉड की लेंथ कितनी होगी, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, तो इस रॉड की लेंथ हो जाएगी x2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां क्या मिल जाएगा अपने पास, यहां मिल जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। और जब हमने इतना सब किया तो इस पैटर्न को करते समय हमने एक बात नोटिस करी, और क्या नोटिस करी कि अपन क्या कर रहे हैं, आई जे के के जो कोफिशिएंट्स है x2 y2 z2 इनका स्क्वायर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और अंडर रूट लगा दे रहे हैं, तो ये हो जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अरे बात समझ आ रही, सिंपल, बस गेम ओवर। चलो आओ अब समझो, अगर मान लो कि मैं x1 y1 z1 से गया कहां, कैसे गया, एक रास्ते से गया, कहां पर, x2 y2 z2 पर। ये मेरा इनिशियल सिचुएशन था, ये मेरा फाइनल सिचुएशन था। और जब मैं गया भाई तो मैंने क्या देखा कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। समझना, ये जो होगा ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, बिकॉज ये क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो भैया ये जो होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इसको अपन लिख देंगे क्या भाई, डेल्टा आर वेक्टर। और जब आप डेल्टा आर वेक्टर लिखोगे तो डेल्टा आर वेक्टर किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो R1 है वो x1 y1 z1 को प्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है। R2 जो है वो x2 y2 z2 को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो फाइनल पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो भाई जब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर की बात करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा किसके, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। और R2 वेक्टर मेरे पास क्या है, x2 ऑफ i कैप प्लस y2 ऑफ j कैप प्लस z2 ऑफ k कैप। और R1 वेक्टर कितना है, x1 ऑफ i कैप माइनस y1 ऑफ j कैप माइनस z1 ऑफ k कैप, क्योंकि माइनस को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई सबके सब माइनस हो जाएंगे। तो जब हमने इसको ध्यान से देखा तो हमको क्या मिला, x2 माइनस x1 ऑफ i कैप प्लस y2 माइनस y1 ऑफ j कैप प्लस z2 माइनस z1 ऑफ k कैप। ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास डेल्टा आर वेक्टर हो गया। अब मुझे अगर मेरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा आर कैप जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगा, तो ये डेल्टा आर कैप जो होगा ये बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ। अब मैं डायरेक्टली इसके कोफिशिएंट्स जो मिले हैं इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लगा दूंगा, काम बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये अपने पास हो गया डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये अपने पास हो गया डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे डेल्टा आर कैप निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास x2 माइनस x1 ऑफ i कैप प्लस y2 माइनस y1 ऑफ j कैप प्लस z2 माइनस z1 ऑफ k कैप एंड होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब तुम यहां से रिलेट करो, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से मुझे यही मिलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ये हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा क्या, डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा जब डायरेक्शन की बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के तो मुझे पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है x एक्सिस में वो है x2 माइनस x1, y एक्सिस में जो है वो क्या है y2 माइनस y1 और z एक्सिस में क्या है z2 माइनस z1। अरे ठीक है, तो हमको डायरेक्शन का भी ज्ञान हो गया। चले आगे बढ़े, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। तो आगे बढ़ाते समय अब हमने कहा कि अगर मान लो तुमको कोई एक वेक्टर दे रखा है a वेक्टर दैट इज 3 ऑफ i कैप माइनस 2 ऑफ j कैप प्लस 1 ऑफ k कैप, और कहा गया इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, तो सिंपल सी बात है आपको a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर लिखना है। तो a वेक्टर क्या होगा, 3 ऑफ i कैप माइनस 2 ऑफ j कैप प्लस ऑफ k कैप डिवाइडेड बाई इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात समझो कि अगर मेरा मैग्नीट्यूड 10 है और मुझे 10 से ही डिवाइड कर दिया जाएगा तो मेरा मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा एंड नाउ आई विल बी कन्वर्टेड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये मुझे क्या मिलेगा,
ये मुझे मिलेगा 9 + 4 + 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 ऑफ आई कैप माइनस 2 ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप डिवाइडेड बाई √14। ये हमारा हो जाएगा ए कैप। ठीक है, अरे क्या यहां तक बात क्लियर है यार? ये अपने पास हो गया ए कैप। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हमको और बहुत ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था अपना पूरा यूनिट वेक्टर, प्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए भाई, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और जब हम इसके बाद इसमें आगे बढ़े तो अब यहां हमारे पास अपनी अगली कहानी शुरू होती है, एंड दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमने कई सारी चीजें नोटिस करी। क्या नोटिस करी? कि कई बार ऐसा हो रहा था कि दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही थी, एंड द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट मल्टीप्लीकेशन इज स्केलर। एंड समटाइम्स दो वेक्टर क्वांटिटी को अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे और जो रिजल्ट मिल रहा था वो हमको वेक्टर मिल जा रहा था। सोचो, दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर कभी स्केलर क्वांटिटी दे रही है और कभी वही दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर वेक्टर क्वांटिटी दे रही है। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा, इसका कौन कौन सा ऐसा होता है सर? जैसे जैसे आप धीरे धीरे फिजिक्स को पढ़ेंगे आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगे, फिजिक्स के साथ ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, बस मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी मैं इसकी दुनिया भर की कहानी सुनाऊंगा और आपके सर के ऊपर से सब निकल जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी बस आप ये याद रखेंगे कि कई बार ऐसा हुआ कि हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमको जो रिजल्ट मिल रहा था वो स्केलर मिल रहा था, और कई बार हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमको जो रिजल्ट मिल रहा था वो वेक्टर मिल रहा था। समय के साथ आप ऐसा देखेंगे कि कई बार दो फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर होंगी मल्टीप्लाई हो रही होंगी, रिजल्ट वेक्टर दे देंगी, और कई बार दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी और रिजल्ट आपको स्केलर दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस प्रोडक्ट को दो कैटेगरीज में तोड़ा गया। कौन कौन सा भाई? एक को कहा गया स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को कहा गया, एक को कहा गया स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को कहा गया भाई साहब वेक्टर प्रोडक्ट। एक हो गया आपके पास स्केलर प्रोडक्ट, एक हो गया आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है भाई साहब, दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपके पास दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, या स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए पोर्शन में, दैट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसको समझते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को समझते हैं, आपको बहुत अच्छा फील आएगा भाई। स्केलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट थे जिसमें हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट हमको स्केलर मिल जाता है। ऑब्वियसली नाम से भी क्लियर हो रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट वो नाम है जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती हैं और आपको रिजल्ट क्या मिल जाता है? आपको रिजल्ट वेक्टर मिल जाता है। तो देखिए सर, इसको प्रेजेंट करने का क्या तरीका है? इसको प्रेजेंट करने का तरीका है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू सी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू सी, और ये लिखा जाता है क्या? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। याद रखिएगा, यही आपको स्केलर प्रोडक्ट में थ्रू आउट टाइम याद रखना है। इसके अलावा और कोई खास चीज नहीं है, सब आपको धीरे धीरे समझ आती चली जाएगी। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। अब आगे की कहानी कैसे समझें कि ये अपने पास मान लीजिए एक्स एक्सिस है, अब वेक्टर्स में चल रहे हैं तो एक्स एक्सिस को आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को अपन के कैप से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स। कौन से? आई कैप, जे कैप एंड के कैप, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स। हमको पता है कि जो हमारा आई कैप है ये प्रेजेंट कर रहा है क्या? एक्स एक्सिस को, जो जे कैप है वो प्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, और जो के कैप है वो प्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को। ठीक है, तो अगर अपने पास कोई दो मैग्नीट्यूड हैं जिनके यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आई डॉट आई, तो आई का मैग्नीट्यूड, अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, आई एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, ये आपके पास आई, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो ये है आपके पास cos 0, तो ये आपके बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर आप j डॉट जे करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 1। अगर आप k डॉट के करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 1। लेकिन जैसे ही आप
आई कैप क्रॉस आई कैप डॉट जे कैप करोगे, देखना जैसे ही आई कैप डॉट जे कैप करोगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये आपके पास हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा जैसे ही जे डॉट के करोगे तब भी कितना हो जाएगा 0, और के डॉट आई करोगे तब भी कितना हो जाएगा, तब भी आपका आंसर हो जाएगा भाई 0। अरे क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक कहानी एकदम लाइन बाय लाइन समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है, अगर समझ आ रही है तो इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। और आगे बढ़ने में क्या है, आगे बढ़ने में एक बात समझो कि मान लो मैंने तुमसे कहा कि ए वेक्टर तुमको दे रखा है। ए वेक्टर क्या दे रखा है भाई? ए वेक्टर दे रखा है तुमको 2 ऑफ आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस 4 ऑफ के कैप। और बी वेक्टर दे रखा है, ये कह रहा है कि ये है अपने पास 4 ऑफ आई कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, ये अपने पास ए वेक्टर है, ये अपने पास बी वेक्टर है। कहा गया इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे भाई? रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट आपको कोई सी मिलेगा, वो सी स्केलर होगा। तो देखते हैं जो हमने सीखा है ये कितना हद तक सही है। आई डॉट आई कर रहे हैं 1 हो जा रहा है, जे डॉट जे कर रहे हैं 1 हो जा रहा है, के डॉट के कर रहे हैं 1 हो जा रहा है। जैसे आई डॉट जे कर रहे हो 0 हो जा रहा है, जे डॉट के कर रहे हो 0 हो जा रहा है, के डॉट आई कर रहे हो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब जब तुम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे? आई को आई से करोगे, जे को जे से करोगे, के को के से करोगे, इसके अलावा कुछ भी किए तो आंसर 0 हो जाएगा। तो 2 4 अपने पास कितना हो जाएगा 8, और आई डॉट आई 1 हो जाता है, -1 इंटू -1 आपके पास हो जाएगा +1, और जे डॉट जे कितना हो जाता है? जे डॉट जे भी आपका 1 हो जाता है। 4 इंटू -1 आपके पास हो जाएगा -4, और के डॉट के 1 हो जाएगा। तो आपको जो सी मिलेगा वो कितना मिलेगा? 9 - 4 दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। और इसका कोई भी अपना डायरेक्शन नहीं होगा। ये है अपने पास क्या? ये है अपने पास डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए सर बहुत बढ़िया। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट? एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, एक आध और सवाल करना चाहेंगे क्या? इस तरह का एक आध और सिंपल क्वेश्चन करना चाहेंगे क्या? तो लाइए, ऊपर जगह है, मैं यहां करवा देता हूं। आपको ए वेक्टर दे रखा है ए ऑफ आई कैप माइनस बी ऑफ जे कैप प्लस सी ऑफ के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको एक्स ऑफ आई कैप वाई ऑफ प्लस वाई ऑफ जे कैप माइनस जेड ऑफ के कैप, और कहा गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे भाई? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा ए एक्स, ये आपके पास हो जाएगा माइनस बी वाई, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस सी जेड। अरे सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। अरे भाई आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, अगर आप इसको इसमें किए, इसमें किए, इसमें किए, कर तो अपन सब में रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? जैसे ही आई डॉट जे जा रहा है आंसर 0 हो जा रहा है, जे डॉट के जा रहा है आंसर 0 हो जा रहा है। तो हमको दिखने को मिला कि बस केवल हमको आउटपुट आई डॉट आई पे मिलेगा, जे डॉट जे पे मिलेगा और के डॉट के पे मिलेगा। ठीक है, इसमें तुम भतेरो 0 ऐड कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है यार, आंसर तो यही रहेगा ना। तो याद रखना, डॉट प्रोडक्ट करते समय आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। ठीक है, चलो तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है, इट इज to find the angle between the two vectors, to find the angle between two vectors। जब आपको दो गिवन वेक्टर्स हो और उनके बीच का एंगल निकालना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, जैसे अपने पास ये सेम ए वेक्टर बी वेक्टर है, और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया? पूछा गया कि भाई फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आ जाइए सर। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है कि सी जो है वो किसके बराबर है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर है, और यही बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन को समझो तो यहां से तुम लिख सकते हो cos थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने निकाला, तो हमको क्या मिला? ये हमको मिला 5 यूनिट। कैसे? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई किया, और के को के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब हम मॉड ऑफ ए वेक्टर की बात करेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा भाई? अंडर रूट ऑफ
मॉड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका बताया था? कोफिशिएंट्स जो है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो और अंडर रूट लगा दो, काम बन जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह था। तो भाई 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 हो जाएगा, और दूसरा जो अंडर रूट में आएगा बी वेक्टर का मॉड, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 16 + 1 + 1 माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप के कोफिशिएंट्स 1 और 1 है। ठीक है, चलो भाई, तो यहां से जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमको क्या मिला? 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 1 17 17 4 21। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये कितना? 16 1 17 17 1 18। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया। अब हम इससे ऊपर देखना, यहां से अगर हम थीटा निकालना चाहते हैं तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 बाई अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 81। अब आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि 21 इंटू 81 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर निकाल सके। अरे क्या यहां तक गेम समझ आई? क्या यहां तक सारी बात लाइन बाय लाइन समझ आई? यही है आपका पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट। इसमें और कोई नई बात, कोई खास बात नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया इसका पहला एप्लीकेशन। चलो सर एक और सवाल कर ही दो यार। तो मैं कह रहा हूं आ जाओ भाई। लो, अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि ए वेक्टर तुमको दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दे रखा है आपको 3 ऑफ आई कैप प्लस 4 ऑफ जे कैप। ठीक है, के कैप नहीं दिया, कह दिया कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ क्या होगा। मैं उतनी ही चीजें आपको बता रहा हूं जितनी आपको फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हम लोग। ठीक है, चलो तो देखो क्या होगा। ये आपके पास हो जाएगा सी एंड इट इज रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो हम सिंपल सी बात है कॉस थीटा याद रखेंगे, दैट इज सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो देखो C कितना है अपने पास? C कितना है अपने पास भाई? ये अपने पास है I डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। तो K नहीं था तो यहां पे मैंने 0 ऑफ K कैप लिख लिया। तो I डॉट आई अपने पास हो गया 3 और 4 टू जा ये अपने पास हो गया 8, उधर हो गया 0 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 + 4 + 1। और यहां क्या लिखेंगे भाई? यहां पर आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 11 बाई अंडर रूट ऑफ 4 2 6 हो गया, और यहां कितना हो गया? ये अंडर रूट ऑफ 25 हो गया। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 + 9 25। और जब हमने इसको सॉल्व करना है तो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 11 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 25। खत्म बात। ये आपके पास आ गया थीटा। अब आप सॉल्व तो कर ही सकते हो यार। नाउ यू कैन सिंपली फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होगा तो आप बेसिकली इस प्रोसेस से, डॉट प्रोडक्ट से, वो एंगल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की क्या यही एक एप्लीकेशन है कि कोई और एक एप्लीकेशन भी है सर, या 2 4 10 एप्लीकेशंस हैं सर? तो मैं सिंपल सी आपको एक और बात बताऊं जिसका थोड़ा बहुत फिजिक्स में यूज होगा। वो दूसरी एप्लीकेशन है भाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग। कैसे निकालेंगे भाई? देखो भाई कैसे निकालोगे। अब देखो भाई, उसके लिए तुमको करना क्या है? उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको याद रख लेना है कि अगर मान लो ये तुम्हारे पास ए वेक्टर है, ये तुम्हारे पास बी वेक्टर है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा। अब देखो, अब समझो, ये तुम्हारे पास बी वेक्टर का डायरेक्शन है। तो बी वेक्टर के डायरेक्शन को जो वेक्टर प्रेजेंट करता है उसको लिखते हैं अपन बी कैप। क्या लिखते हैं? बी कैप। ठीक है भाई, अब देखो ये तुम्हारे पास ए वेक्टर है। इस ए वेक्टर का जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या जाएगा? वो जाएगा ए कॉस थीटा। याद रखना क्या जाएगा? ए कॉस थीटा। और इसको किधर ले जा रहे हैं अपन? बी कैप की तरफ। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, या सिंपली आप इसको कह रहे हो ए वेक्टर का कंपोनेंट किसके अलोंग, बी वेक्टर के अलोंग, तो बी कैप से मल्टीप्लाई। ये आपके पास हो गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। सिमिलरली अगर आपको निकालना होता कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो आप क्या कर देते, अगर बी का कंपोनेंट आपको ए के अलोंग निकालना होता तो ए कैप से मल्टीप्लाई कर देते थे, किसमें, बी वेक्टर में। तो ये आपके पास हो जाता क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये आपके पास कहानी हो जाती, ठीक है। दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट में आपको और कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, कि मान लीजिए कि आपको एक ए वेक्टर दे रखा है, 2 ऑफ आई कैप माइनस 3 ऑफ जे कैप प्लस 4 ऑफ के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको, बी वेक्टर आपको दे रखा है 4 ऑफ आई कैप माइनस 2 ऑफ जे कैप प्लस 3 ऑफ के कैप, ठीक है। आपसे कहा गया कि आपको करना क्या है, आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। सवाल क्या पूछा गया भाई, सवाल पूछा गया कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो मैंने क्या करना है, सिंपल सी बात है, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के अलोंग लगाना है, ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इसको अपन ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो जो तुम्हारा वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करोगे तो 4 2 क्या हो जाएगा 8, एंड 3 2 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा +6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर की जब आप बात करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 2 4, 3 3 9 एंड 4 4 16। अरे -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही तो होगा यार। अब तुम्हारे पास आ गया क्या, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो कितना है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग, कितना है, 8 6 14, 14 10 24, ये आपके पास हो गया 26 डिवाइडेड बाई 16 9 25 और 25 4 29। ये आपके पास आ गया कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अगर आप अगर चाहें कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, जिसके अलोंग निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से गिवन वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कंपोनेंट निकल जाएगा। ये थी आपकी पूरी की पूरी कहानी किसकी, ये पूरी कहानी थी आपकी डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिजल्ट हमको मिल रहा है, अगर वो रिजल्ट हमको वेक्टर मिल जा रहा है तो उसके लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है दैट प्रोडक्ट इज नेम्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए सर कहानी शुरू करते हैं, किसका, कहानी शुरू करते हैं अपन वेक्टर प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का क्या तरीका है, अगर उसको समझा जाए कि आपके पास कोई गिवन वेक्टर है ए वेक्टर, इसको अपन लिख दें क्या भाई, इसको अपन लिख दें एक्स ऑफ आई कैप, छोड़ इसको अपन लिख देते हैं ए ऑफ आई कैप प्लस बी ऑफ जे कैप प्लस सी ऑफ के कैप, ठीक है। और दूसरा गिवन वेक्टर है बी वेक्टर, दैट इज एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप। बहुत आराम से क्रिस्टल क्लियर तरीके से इसको समझेंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। थोड़ा सा कठिन होता है क्रॉस प्रोडक्ट एज कंपेयर टू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, थोड़ी गणित होती है, कॉन्सेप्ट वाइज कोई खास बात नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि सी वेक्टर इज रिटन एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और जब हम इस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पार्ट को प्रेजेंट करते हैं तो इसको लिखा जाता है ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास होता है भाई साहब क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड देखना हो तो आप इससे जाते हैं, सी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। 99% केसेस में ये यूज नहीं होता है, 1% कहीं किसी प्रॉपर्टी में आपको यूज करना पड़ जाए तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज ये 99% केसेस में यूज नहीं होता है। जो यूज होगा वो इसी का एक मेथड है, वही यूज होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही कहानी कि अब अगर हम इसमें डायरेक्शन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स कौन कौन से हैं, डायरेक्शन वेक्टर्स हैं अपने पास आई कैप जे कैप के कैप,
ठीक है, ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस, और ये आपके पास हो गया बच्चा जेड एक्सिस। ठीक है, हमको याद रखना है कि जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या, उसको हम लोग लिखते हैं आई कैप। वाई एक्सिस वाले को क्या लिखते हैं, जे कैप, और जेड एक्सिस वाले को क्या लिखते हैं, जेड एक्सिस वाले को लिखते हैं के कैप। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स की बात हो रही है तो क्या पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी कि आप आई डॉट आई कर दो, तो जब आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है भैया ए वेक्टर का मॉड, अपने पास पहला वेक्टर आई क्रॉस आई कर रहे हैं, सॉरी इट इज आई क्रॉस आई। जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसका, आई और आई का, जब आई क्रॉस आई करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड देखो 1 है, इस आई का भी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इनके बीच का एंगल 0 है और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो जब मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो भाई डायरेक्शन की तो अपन बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद क्या भाई, अब अगर हम बात करें जे क्रॉस जे का तो यहां भी क्या हो जाएगा 0। अगर हम बात करें के क्रॉस के का तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भैया 0। लेकिन जैसे ही आप आई क्रॉस जे करोगे क्या मिलेगा, आई क्रॉस जे करोगे तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां से आई जो है वो अपना पहला वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1, दूसरा वेक्टर जे कैप है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1, और एंगल हो गया साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। अब चैलेंज पैदा होता है कि हाउ विल वी फाइंड द डायरेक्शन, हाउ विल वी फाइंड द डायरेक्शन, क्योंकि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है। तो जो भी इन आई क्रॉस जे का जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 1, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका है जिसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में क्या कहता है कि जो वेक्टर पहले आता है, जो वेक्टर पहले आता है वो आपके पाम की टिप पर होगा, जो वेक्टर बाद में आता है वो आपके पाम पर होगा। ये आपका टिप है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर, एंड रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए भाई पहला वेक्टर मेरा आई है तो उधर मैंने अपना फिंगर कर दिया, और जिधर मेरा दूसरा वेक्टर है जे, उधर मैंने अपना पाम कर दिया, तो भाई जो रिजल्टेंट मिला वो हमको किधर मिला, आउटवर्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है। या फिर इसको और आसान तरीके से समझना चाहते हो तो जो दो गिवन वेक्टर हैं उसमें जो पहले आ रहा है और जो दूसरा आ रहा है, तो पहले से दूसरे की तरफ मुट्ठी बंद करो तो जो डायरेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो तुम्हारा डायरेक्शन होगा उस दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का। तो आई का और जे का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे तो मैग्नीट्यूड मिला 1, लेकिन इसकी डायरेक्शन मिल रही है अपनी बाहर की तरफ, जो किधर है, के कैप की तरफ, तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप। यही अगर आपको जे क्रॉस के करना होगा तो पहली प्रायोरिटी है आपकी जे, दूसरी प्रायोरिटी है आपकी के, मतलब जे से के की तरफ मुट्ठी बंद होगी, के आपका बाहर की तरफ है तो डायरेक्शन आपको मिल जाएगा क्या, आई कैप। यही आपको के क्रॉस आई करना होगा, के क्रॉस आई करना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो के आपका प्रायोरिटी वेक्टर है, के आपका ये प्रायोरिटी वेक्टर है, और भाई के से लेकर आपको किधर मुट्ठी बंद करनी है, आई की तरफ बंद करनी है, तो थंब ऊपर आया, और ऊपर कौन सा वेक्टर है, ऊपर अपना जे वेक्टर है, तो के क्रॉस आई आपके पास जे हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैं जे क्रॉस आई कर दूं तो क्या होगा, देखो जे इधर गया और आई इधर गया, मतलब जो पहले आया वो पहले नंबर पर, जो बाद में आया उसकी तरफ मुट्ठी बंद होगी, तो डायरेक्शन मेरा थंब अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही मेरा थंब अंदर की तरफ गया, मैंने कहा ये जो होगा ये माइनस के कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई लिखा है, यही अगर आप के कैप क्रॉस जे कैप कर दो तो ये माइनस आई हो जाएगा। आप नोटिस करके देख लो कैसे भाई, के आपका इधर आ रहा है और जे आपका ऊपर जा रहा है, तो जब आप ऐसे मुट्ठी बंद करोगे, आप के से लेकर जे की तरफ मुट्ठी बंद करोगे, के से जे की तरफ मुट्ठी बंद करोगे, तो डायरेक्शन आपको किधर मिलेगा, डायरेक्शन आपको आई की तरफ मिल जाएगा। अरे ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस आई कैप। देखो जब मैं जे क्रॉस के कर रहा था तो इधर हुआ, और जब मैं मुट्ठी ऐसे बंद करूंगा तो इधर मिल जाएगा, इधर मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई कैप। तो यहां पर लिख देंगे अपन माइनस आई कैप। सेम एज आई क्रॉस के करना हो, आई क्रॉस के करना हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस जे कैप के। प्रूव करके देखते। पहली प्रायोरिटी हो गई आई की, और मुट्ठी बंद करनी है मुझे, किसकी तरफ मुट्ठी बंद करनी है मुझे, के की तरफ, तो मेरा जो थंब मिलेगा वो नीचे
मिलेगा भाई, नीचे मिलेगा माइनस जे मिलेगा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि अगर कहीं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, एक कंक्लूजन ये हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया कि अगर अपने पास सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं तो सी वेक्टर जो होगा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे देखो आई जे कर रहे थे तो डायरेक्शन के में मिला, तो के जो है वो आई के भी परपेंडिकुलर है और वो जे के भी परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा। ये रिजल्ट हो गया आपके पास। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर एक और प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, वो क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट, सिंपल, रुक जाओ, ये अपने पास कहीं लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, पहले बी क्रॉस सी करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसको क्या करेंगे, ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सर, अगर आपको कहीं ऐसा रिजल्ट मिल जाए, अगर आपको कहीं ऐसा रिजल्ट मिल जाए कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, अपने पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर के साथ क्रॉस में है, तो इसका रिजल्ट इसके बराबर होगा, किसके बराबर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। ठीक है, ठीक है भाई, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग, जो आपको पता होनी चाहिए वेक्टर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, चलें कहानी को आगे लेकर चलें, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर, कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे की कहानी में हमको क्या मिलेगा कि हमें जो दो गिवन वेक्टर्स हैं, जैसे अपने पास था ए वेक्टर इक्वल्स टू ए ऑफ आई कैप प्लस बी ऑफ जे कैप प्लस सी ऑफ के कैप, और बी वेक्टर था एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप। अगर मुझे कहा गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको सी वेक्टर मिलेगा। तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए एक स्पेसिफिक रूल होता है, जिस रूल का नाम है डिटर्मिनेंट रूल, याद रखिएगा। ठीक है भाई, क्या है वो रूल, क्या है वो रूल कि भाई देखो, दोनों में आई कैप जे कैप के कैप कॉमन है, यहां लिख दो आई कैप जे कैप और के कैप। जो वेक्टर पहले आया, पहले वेक्टर कौन सा आया, पहले वेक्टर आया ए ऑफ आई कैप प्लस बी ऑफ जे कैप प्लस सी ऑफ के कैप। इसमें आई के कोफिशिएंट को आई के नीचे, ठीक है, जे के कोफिशिएंट को जे के नीचे और के कोफिशिएंट को के नीचे लिख दिया। ठीक है, सेम एज दूसरा वेक्टर आया एक्स वाई जेड, ये हो गया अपने पास। अब हमको इससे क्या फायदा होगा, ध्यान देना, फायदा आपको मिलेगा। अब आप डायरेक्टली सी वेक्टर निकाल सकते हो। कैसे, इसको डिटर्मिनेंट रूल कहते हैं। डिटर्मिनेंट रूल क्या कहता है कि यहां पर लिखो आई कैप और फिर आप इस रो को और इस कॉलम को भूल जाओ, जो बचे उनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें और इसको इसमें और माइनस कर दो, किसको, पहले bz माइनस cy, ये आपके पास हो गया आई कैप। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान देना, आई कैप हमने कैसे निकाला, जे कैप के कोफिशिएंट को और के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हम जानते हैं जे क्रॉस के जो होता है वो किसके बराबर होता है, जे क्रॉस के जो है वो किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो हमने यहां पे लिख दिया प्लस आई कैप। ठीक है, उसके बाद बात आती है जे कैप की। जब आप जे कैप करते हो तो भाई अब आप क्या भूल जाओगे, ध्यान देना, जब आप जे कैप की बात करोगे, समझना, तो आप इस रो और इस कॉलम को भूल जाओगे, तो बचा आपके पास आई और के। तो जब आप आई क्रॉस के करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आई क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा, आई क्रॉस के करोगे तो आपको माइनस जे मिलेगा। तो याद रखना, तो यहां पर जो बीच में की बात करते हैं तो यहां पर आता है अपने पास माइनस जे कैप। अब आई के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एजेड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस सी एक्स। खत्म बात। ठीक है, अब लास्ट वाला जो बचा वो के कैप बचा, तो के कैप कब मिलता है, जब आई क्रॉस जे करते हैं। देखो, जब आप आई क्रॉस जे करोगे तो आपको के मिलेगा, तो यहां पर लिखोगे आप प्लस के कैप और आई के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स। ठीक है, ये आपके पास हो गया सी वेक्टर। खत्म बात। ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट, और ये जो सी वेक्टर आया ना, इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। ये ए और बी दोनों से जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन टू वेक्टर इफ यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द टू वेक्टर्स बाय क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है,
चलो सर, ये बहुत दमदार एप्लीकेशन जो आपको रोटेशनल मोशन में भर भर के देखने को मिलेगी 11वीं क्लास में। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना समझना चाहते हैं तो मिलेंगे आपसे संजीवनी बैच में। बढ़िया दमदार जो बेसिक मैथमेटिक्स मैंने आपको पढ़ाई है ये आप पढ़कर आइए। संजीवनी में आपको पूरा का पूरा 11वीं क्लास बहुत कम समय में बहुत तगड़ा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक ए वेक्टर और ये ए वेक्टर लिखा हुआ है 2 ऑफ आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस 4 ऑफ के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर आपको कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। कहा गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो ये बराबर होगा सी वेक्टर के, और फिर हम जाएंगे डिटर्मिनेंट रूल से। डिटर्मिनेंट रूल क्या कहता है कि आप ऊपर आई लिख लो, जे लिख लो, के लिख लो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ रहा है तो पहले ए के कोफिशिएंट 2 -1 एंड 4, फिर उसके बाद बी वेक्टर के कोफिशिएंट 1 1 एंड 2। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई लिखोगे, आई लिखोगे तो इसके जे और के कोफिशिएंट को, जे क्रॉस के मतलब जे के कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करना है, इसका इधर इसका इधर, तो 1 × 2 ये जो आएगा आपके पास -2, 4 × 1 4, तो यहां पे लिखेंगे -4। अरे इस वाले को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। फिर उसके बाद माइनस जे कैप लिखा जाता है। क्यों माइनस जे कैप लिखा जाता है? क्योंकि इसमें हम आई और के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और आई क्रॉस के जो होता है ये माइनस जे के बराबर होता है। तो आई हो गया ये 2, ये हो गया 2, 2 2 ज़ा 4 -4 1 ज़ा 4। ठीक है, बात समझ आ रही? फिर उसके बाद आप आ जाएंगे कहां, फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्लस के कैप, क्योंकि ये आई और जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है, मतलब आई क्रॉस जे, इसका मतलब इसको इधर और इसको इधर, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2, और 1 1 जा क्या हो जाएगा -1, तो यहां हो जाएगा +1। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो मुझे सी वेक्टर मिलेगा 4 और 2 कितना हो जाएगा, -6 ऑफ आई कैप। 4 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0, तो -0 ऑफ जे कैप, और ये 2 1 3, ये हो जाएगा +3 ऑफ के कैप। ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास बेसिक भाई साहब, ये हो गया आपके पास बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चले कहानी को आगे बढ़ाएं, कहानी को आगे बढ़ाएं भाई। आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी क्या है भाई, अगर मुझे 2 गिवन वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स अगर मुझे दिए हुए हैं, अगर मुझे 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, एक अपने पास ए वेक्टर दे रखा है और दूसरा आपके पास कोई बी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर को मान लीजिए -i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2 ऑफ आई कैप प्लस 3 ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप। और अब आपसे कहा गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैं बता दूं, बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं निकलेगा, क्या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं निकलेगा? तो भैया मैं बता दूं कि निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप आंसर कैलकुलेट कर ले जाएंगे। लेकिन क्या होगा, पहले आपको ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी जो होगा ये सी होगा, और भाई और ये सी वेक्टर मिलेगा आपको, वो यहां पे होगा आई कैप, यहां होगा जे कैप, यहां होगा के कैप। अगर आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर उसके बाद साइन थीटा लिखोगे, और वो क्या लिखोगे, सी वेक्टर का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो किसी के दिमाग में अगर ये ख्याल आ जाए कि भाई अपन क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल नहीं निकाल सकते हैं, तो मैं आपके उस ख्याल को संतुष्टि देता हूं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर अब निर्भर करेगा चुनाव कि आप आसानी से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर करके निकालना चाहते हैं, या आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, सी निकालेंगे, सी का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, फिर उसके बाद मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर लिखेंगे। तो भाई चुनाव आपका अपना है। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, जो आसान लगेगा आपको उसका चुनाव कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आसान डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसी वजह से मैंने उसको उसकी एप्लीकेशन में करवा दिया था। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ वेक्टर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, और वो क्या है, 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है भाई? 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है भाई, इसको समझते हैं। 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन की जब बात करते हैं तो उसके लिए हमको ना फ्रेम में एक क्यूबॉइड रखना है। क्या रखना है? एक क्यूबॉइड। ये आपके पास हो गया, ठीक है, एक रेक्टेंगल, और इधर हमने बना दिया दूसरा रेक्टेंगल, और इन दोनों रेक्टेंगल्स को हमने कुछ सीधी लाइनों से जोड़ दिया।
एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब समझिए, मैं कह रहा हूं अब इसमें कि ये जो है, ये जो इधर जा रहा है, ये अपने पास है एक्स एक्सिस दैट इज प्रेजेंटेड एज आई कैप। ये आपके पास इधर जा रहा है, ये आपके पास इधर जा रहा है, इट इज प्रेजेंटेड एज जे कैप, क्योंकि ये आपकी वाई एक्सिस है। और एक आपके पास इधर आ रहा है, ये है आपका के कैप दैट इज इन जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा एक लेंथ का जोड़ना रह गया, इसको भी जोड़ देते हैं भाई, बहुत बढ़िया। अब समझिए मुद्दे वाली बात कि ये जो लेंथ है ये आपके पास है AX। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये है आपके पास AY, और ये जो लेंथ है ये है आपकी AZ। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा कि ये इसको अगर वेक्टर्स की तरह लिखा जाए, ये AX वेक्टर, ये AY वेक्टर, ये AZ वेक्टर। ठीक है, तो जब मैं इस वाले कोऑर्डिनेट पर हूंगा तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे AX। ठीक है, ये होगा AY और ये होगा AZ। ठीक है, याद रखिएगा, ये साइड हो गई AX, ये साइड हो गई AY और ये साइड हो गई AZ। और भाई ये आपके पास हो गया 0,0,0। तो एक लाइन जो किसको जोड़ेगी, जो इसको और इसको जोड़ेगी, क्या वो इस 3 डायमेंशनल वेक्टर के, इन तीनों वेक्टर AX वेक्टर, AY वेक्टर और AZ वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा? कैसे बनेगा? मैं जानता हूं एक तरीका कि अगर मुझे कहीं A वेक्टर लिखना है, ये जो वेक्टर है ये मेरा A वेक्टर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, फाइनल कोऑर्डिनेट हो गया AX, AY, AZ, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। और अभी मैंने सोचा और अभी मैंने देखा कि जब मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है तो इसको मैं AX माइनस 0 ऑफ आई कैप प्लस AY माइनस 0 ऑफ J कैप प्लस AZ माइनस 0 ऑफ K कैप, ये अपने पास हो जाएगा A वेक्टर। अब अगर हमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं मैग्नीट्यूड क्या निकालूंगा भाई? मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगा दैट इज अंडर रूट ऑफ, बहुत ध्यान से देखना, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसको A स्क्वायर लिख दूं, वेक्टर हटा दूं, मॉड हटा दूं, जो अपन उधर मैथमेटिकली कर रहे थे, तो इट इज रिटन एज AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ठीक है, चलो अब कुछ और मुद्दे वाली बात समझते हैं। वो क्या मैं कह रहा हूं कि ये जो A वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो वेक्टर है ये इस वाली एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये वेक्टर जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। जेड एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है भाई? तो ये जेड एक्सिस से आपका गामा एंगल बना रहा है। ये जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, ये जेड एक्सिस का एंगल जो है ये गामा एंगल है भैया। बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानता हूं कि जिस एक्सिस से थीटा जुड़ा है उधर जो कंपोनेंट जाता है वो कॉस कंपोनेंट जाता है। तो इस ए वेक्टर का कंपोनेंट जो AX के अलोंग आएगा तो मैं सिंपल लिख पाऊंगा कि AX विल बी इक्वल टू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है A cos अल्फा। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। आ जाओ, अगर मैं बात करूं AY को लिखने की तो मैं AY को लिख सकता हूं क्या? A cos बीटा। और AZ को मैं क्या लिख सकता हूं? AZ को मैं लिख सकता हूं A cos गामा। समझिएगा, इसका जो कंपोनेंट इधर जाएगा, वो क्या होगा? A cos, ये एंगल कितना बन रहा है? बीटा, तो ये हो जाएगा A cos बीटा। इसका जो कंपोनेंट Z एक्सिस में आएगा, Z एक्सिस से ये गामा एंगल बना रहा, तो होगा A cos गामा। ठीक है, अब अपने पास ये इक्वेशन हो गई A, ये इक्वेशन हो गई B और ये इक्वेशन हो गई C। आराम से इसको फील करना और समझना, ये तुम्हारी इक्वेशन है 1 और ये जो तुम्हारी इक्वेशन है ये इक्वेशन है 2। ठीक है, चलो भाई, अब करना क्या है? अब आपको ध्यान दो, अब आपको A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर करना है। तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। अब उसके बाद A स्क्वायर को बाहर कर लो, सब में स्क्वायर को बाहर करोगे, ये क्या होगा? ये होगा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, A स्क्वायर को बाहर कर लिया और मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भाई? दिख रहा है मुझे फ्रॉम इक्वेशन 2 A स्क्वायर इक्वल्स टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर है। तो मैं यहां पर A स्क्वायर को AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर से कैंसिल कर सकता हूं। और अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये क्या है? तो मैं आपको बताऊं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दे आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होगा 3 डायमेंशनल वेक्टर में, वो किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई। अच्छा, कॉस अल्फा को वेक्टर्स में याद रखना लिखा जाता है L, कॉस बीटा को लिखा जाता है M और कॉस गामा को लिखा जाता है N। तो ये आपके पास हो जाता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास हो गया द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ऑल द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, चलिए भाई, अब इसी में एक सवाल बनता है, क्या भाई? क्या बनता है? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, हाँ भाई, क्या भाई? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन साइंस, डायरेक्शन साइंस। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन साइन के अपन स्क्वायर का सम करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 2। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 2 के बराबर हो जाएगा। कैसे भाई? 1 1 1 3 3 में से 1 जाएगा तो ये आपके बराबर हो जाएगा 2 के। ये बहुत पहले स्टेट लेवल के एग्जाम्स में ट्रेंडिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछ लेते थे किसमें? फिजिक्स में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये वेक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से सेट होनी चाहिए। अगर सेट रहेगी तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और वो क्या है भाई? वो है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं और वो तीनों साइक्लिक हैं, मिलके साइक्लिक वेक्टर बना रहे हैं, एक ए वेक्टर है, एक आपके पास बी वेक्टर है और एक आपके पास सी वेक्टर है। ठीक है, ये साइक्लिक वेक्टर है। तो आप ये जान लीजिए कि ए वेक्टर, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल्स जब मेजर किए जाते हैं तो वो कैसे मेजर किए जाएंगे भाई? देखो, ये ए वेक्टर के जो सामने वाला एंगल है ये लिखा गया अल्फा, बी वेक्टर के सामने वाला एंगल लिखा गया बीटा और सी वेक्टर के सामने वाला एंगल लिखा गया गामा। ठीक है भाई, याद रखिएगा, अगर ए वेक्टर के सामने वाला एंगल अल्फा है, बी वेक्टर के सामने वाला एंगल बीटा है और सी वेक्टर के सामने वाला एंगल गामा है, तो इसको प्रेजेंट किया जाता है किससे? इट इज प्रेजेंटेड एज लामीज थ्योरम। और ये लामीज थ्योरम क्या कहती है? ये लामीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर इस रॉड की लेंथ है अपने पास कितनी? ए वेक्टर का मॉड, इस रॉड की लेंथ है बी वेक्टर का मॉड और इस रॉड की लेंथ है सी वेक्टर का मॉड। बस साइक्लिक वेक्टर होने चाहिए कि तीनों वेक्टर्स का जो सम आए वो 0 के बराबर आए। तो इसका रिजल्ट याद रखेंगे, फिजिक्स में बहुत काम आएगा। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में तो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लामीज से आसानी से सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए के सामने वाला एंगल अल्फा है तो ए अपॉन साइन अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा है तो ये बी अपॉन साइन बीटा, और सी के सामने वाला एंगल गामा है तो इसको लिखा जाता है सी अपॉन साइन गामा। ये आपके पास होती है पूरी की पूरी लामीज थ्योरम। ठीक है, चलें कहानी को आगे बढ़ाएं। यहां हमारा खत्म होता है पूरा का पूरा वेक्टर्स। ये अगर आप याद रख लेते हो तो ठीक है, नहीं याद रखते हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जब आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी तो उस समय ये आपको इसके सारी की सारी कैलकुलेशंस, सारी चीजें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी आपको, ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ सको और मैथमेटिक्स को प्रोसेस करके फिजिक्स को अच्छा कर सको।
ठीक है, यहां आपकी पूरी आधार जेई सीरीज खत्म होती है। मैं आपसे अलविदा लेता हूं और मैं आपसे मिलूंगा संजीवनी में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। इनिशियली क्लास स्टार्ट करेंगे एसीपी सर, फिर उसके बाद मैं आऊंगा आपसे पढ़ने और पढ़ाने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए, हिम्मत के साथ बने रहिए। हमारा पूरा एश्योरिटी है कि आपका फिजिक्स दमदार हो जाए। ठीक है, चलिए सर, ताकि आप अपने जेईई मेंस एडवांस के एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएं, अच्छा परफॉर्म कर पाएं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एंड इन द सीरीज ऑन यूट्यूब दैट इज गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम 12th ऑफ जून, और हम मिलेंगे आपसे उस सीरीज के अंदर। तो इंतजार करिए, तब तक आपके पास समय है, बढ़िया से पूरा का पूरा बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर जाइए। ठीक है, धन्यवाद।